नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा चैनल में। दोस्तों, आज है प्रवासी भारतीय दिवस, यानी जिसे हम नॉन रेजिडेंट इंडियंस डे भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप ठीक समझ पा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रवासी भारतीय दिवस है क्या, यह कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और इसके मनाए जाने का महत्व क्या है। यहाँ दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस पे बेस्ड कई बार सवाल बन चुके हैं और आगे भी डेफिनेटली इस पे सवाल बनते रहेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इंपॉर्टेंट है और जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको लगे उसको याद करने के साथ साथ नोट जरूर करिएगा। राइट दोस्तों, तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में और इसमें देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। यहाँ दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस का बैकग्राउंड क्या है, यानी कि यह जो दिवस है वह कब शुरू किया गया था, क्यों शुरू किया गया था और किसके द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 9 जनवरी को हम इस डे को मार्क करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर साल 9 जनवरी को इस डे को मनाया जाता है, यानी कि 9 जनवरी को ही पीवीडी मनाया जाता है। और 9 जनवरी को ही पीवीडी मनाए जाने का भी एक कारण है। वो कारण क्या है आप जान लीजिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 9 जनवरी वॉज चोजन एज द डे टू सेलिब्रेट पीवीडी सिंस ऑन दिस डे इन 1915 महात्मा गांधी द ग्रेटेस्ट प्रवासी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। यहाँ दोस्तों, यानी कि 9 जनवरी 1915 को भारत के जो महान प्रवासी हैं, जिनको भारत का महान प्रवासी बोला जाता है, महात्मा गांधी, वह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। यानी कि दक्षिण अफ्रीका से अपना बोरिया बिस्तर उठाकर वो सीधे भारत आ पहुंचे थे। दोस्तों, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका को 1893 में रवाना होते हैं और 1893 आप देखिए इंपॉर्टेंट है, ये ईयर भी आप अच्छे से याद कर लें, इसके टर्म में भी क्वेश्चन बनता रहा है, ये आगे भी बन सकता है। 1893 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका जाते हैं और किसी का मुकदमा लड़ने। जी हाँ, मैं यहाँ पे नाम नहीं बता रहा हूं, आपको मालूम होना चाहिए। और कमेंट में आप मुझे बताइए कि महात्मा गांधी 1893 किसका मुकदमा लड़ने जाते हैं साउथ अफ्रीका। जी दोस्तों, 1893 महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका जाते हैं और फाइनली 1915 में वो भारत वापस आते हैं। राइट, यानी कि कुल मिला के 20-22 साल वो दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। देखिए यहाँ पे मैं 20-22 साल इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज महात्मा गांधी बीच बीच में भी 2-4 बार भारत गए हैं और बीच बीच में वो कहीं पे 1 साल रहे हैं, कहीं पे 6 महीने रहे हैं। लेकिन और यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक ईयर और भी है, वो भी आप अच्छे तरीके से याद कर लें, 1901। इस ईयर में वो फाइनली एक तरीके से अपनी पूरी फैमिली के साथ वापस चले गए थे भारत, लेकिन फिर से उन्हें साउथ अफ्रीका वापस आना पड़ा था। तो फिर से उन्हें साउथ अफ्रीका क्यों वापस आना पड़ा था, उसका क्या रीजन रहा है, ये भी मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, ये भी आपको डिटेल में पढ़ना है। बिकॉज अगर मैं आपको ये पॉइंट बता दे रहा हूं तो एक तरीके से आप बहुत बड़ा जो एक संघर्ष है गांधी जी का साउथ अफ्रीका में, वो आप नहीं समझ पाएंगे, आप नहीं पढ़ेंगे। राइट, तो आप जरूर पढ़ें वो रीजन क्या रहा है कि 1901 के बाद फिर से महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका वापस जाना पड़ता है और फाइनली वो 1915 भारत वापस आ पाते हैं। राइट दोस्तों, तो डिटेल में जरूर पढ़िएगा, इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि साउथ अफ्रीका में उनका एक तरीके से 21-22 साल का जो पूरा संघर्ष रहा है, या वहां पे रह के उन्होंने जो भारतीय लोग हैं या जो प्रवासी भारतीय लोग हैं उनके लिए क्या काम किया है, उनके अधिकारों को किस तरीके से सुरक्षित किया, उनके अधिकारों के लिए किस तरीके से लड़ा और एक तरीके से उन्होंने जो अपमान वहां पे झेला प्रवासी भारतीयों के अधिकारों को दिलाने के लिए, ये सब जानने की इच्छा आपकी जरूर होगी जब आप 1901 में महात्मा गांधी के वापस साउथ अफ्रीका जाने के रीजन को फाइंड करेंगे, सर्च करेंगे। राइट दोस्तों, तो आप डिटेल में इसको जरूर पढ़िएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, प्रवासी भारतीय दिवस को चिन्हित करने का निर्णय प्रवासी भारतीयों पर एक तरीके से भारत सरकार की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी, यानी कि हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी के सिफारिशों के अनुसार ही इस भारतीय यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस को एस्टैब्लिश किया गया था। और मैं आपको बताऊं कि इस कमेटी की जो अध्यक्षता की गई थी वो एल.एम. सिंघवी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एल.एम. सिंघवी के द्वारा की गई थी। तो काफी इंपॉर्टेंट नाम है, आप इस नाम को भी आप अच्छे से याद कर लें और यहाँ पे इनका जो नाम है वो हाई लेवल कमेटी से जोड़ कर रखें और ये जो हाई लेवल कमेटी है वो प्रवासी भारतीय दिवस के टर्म में बनाई गई थी। राइट, तो दोस्तों ये जो कमेटी है वो कमेटी क्या करती है, अपनी रिपोर्ट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे उनको सौंपती है। यानी कि यह जो कमेटी है वह 8 जनवरी 2002 को अपनी रिपोर्ट नई दिल्ली में श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सौंपती है और श्री अटल बिहारी वाजपेयी 8 जनवरी 2002 को नई दिल्ली
के विज्ञान भवन में एक सार्वजनिक समारोह में समिति की रिपोर्ट प्राप्त करते हैं और 9 जनवरी 2002 को प्रवासी भारतीय दिवस की घोषणा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे 9 जो जैन है, 9 जैन 2002 को प्रवासी भारतीय दिवस की घोषणा की जाती है, राइट। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। और फाइनली ये जो दिवस है वह 2003 से मनाया जाना स्टार्ट कर दिया गया। यहाँ दोस्तों यह दिन 2003 से मनाया जा रहा है और सिर्फ इसमें 14वां जो पीबीडी रहा है जो कि 2016 में शेड्यूल्ड था, उसको रद्द कर दिया गया था। और अगर आप देखेंगे 2003 से तो अब तक इसमें कंटिन्यूटी बनी हुई है, सिर्फ 2016 को छोड़कर जो कि 14 पीबीडी थी उसको रद्द कर दिया गया था, राइट दोस्तों। तो आई थिंक इतना बैकग्राउंड आपके लिए काफी है। आप इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से याद कर लें। जो इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको यहाँ पे मेंशन की हैं उनको आप अच्छे तरीके से याद कर लें। और ये भी एक तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन सा पीबीडी कैंसिल किया गया था, राइट। तो 14 पीबीडी था जो कि 2016 में शेड्यूल था, वो कैंसिल कर दिया गया था, राइट दोस्तों। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं कि यह जो दिवस रहा है वह किन किन स्थानों में मनाया गया है और एक तरीके से किन किन ईयर में मनाया गया है, राइट दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हम एक पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है यह 2003 से लगातार मनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं 2003 में यह न्यू दिल्ली में मनाया गया था, 2004 में भी न्यू दिल्ली में मनाया गया था, 2005 में मुंबई में मनाया गया था और 2006 में यहाँ पे ये हैदराबाद में मनाया गया था। और अगर देखिए यहाँ पे न्यू दिल्ली आप देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो दिवस है वो ज्यादातर न्यू दिल्ली में ही मनाया गया है, राइट दोस्तों। तो एक तरीके से मोटे तौर पे ये डेटा भी आप दिमाग में रख लीजिए कि प्रवासी भारतीय दिवस अधिकतर किस स्टेट में मनाया गया है। तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, दिल्ली। जी, तो यहाँ पे 2005 में मुंबई और 2006 हैदराबाद, 2007 न्यू दिल्ली, 2008 भी न्यू दिल्ली, 2009 चेन्नई, 2010 न्यू दिल्ली, 2011 न्यू दिल्ली और 2012 में यह जयपुर में हुआ था। 2013 में यह कोची में किया गया, 2014 में न्यू दिल्ली में किया गया, 2015 में गांधीनगर में किया गया और 2017 में बेंगलुरु में किया गया, 2018 में इसे सिंगापुर में किया गया, राइट। और यहीं पे ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जान लीजिए कि फर्स्ट टाइम इसको आउट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज किया गया है, राइट। मतलब कि प्रवासी भारतीय दिवस का यह जो वेन्यू है 2018 का, वो पहली बार आउट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज किया जाता है, राइट दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको याद कर लें। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस भारत के बाहर कहां मनाया गया था, राइट, और कब मनाया गया था। तो 2018 में सिंगापुर में मनाया गया था, राइट। 2019 में यह वाराणसी में मनाया जाता है और 2020 में यह न्यू दिल्ली में मनाया गया था, राइट दोस्तों। तो आप ये ईयर को और प्लेसेस को आप अच्छे से याद कर लें, क्वेश्चन इनके टर्म में बन सकता है, राइट। और दोस्तों इसी के साथ जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट वेन्यू और हम डिस्कस कर लेते हैं। वो इंपॉर्टेंट वेन्यू है रीजनल प्रवासी भारतीय दिवस वेन्यूज। जी हाँ, मतलब यहाँ पे बात की जा रही है आरपीबीडी की। और यहाँ पे देखिए जो वर्डिंग है रीजनल प्रवासी भारतीय दिवस, उसका भी आप यहाँ पे मतलब समझ पा रहे होंगे। इसका मतलब यहाँ पे ये है, आप इसको थोड़ा सा मैं आप इसको ब्रीफ कर देता हूं। इसका मतलब ये है कि विदेश मंत्रालय समय समय पर भारत के बाहर जो क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस है यानी कि आरपीबीडी है का आयोजन करता है। और आयोजन करने का मकसद ये है ताकि जो विशिष्ट क्षेत्रों में भारतीय डायस्पोरा है यानी कि भारतीय डायस्पोरा से जुड़े हुए जो लोग हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उन्हें सरकार की नीतियों, सरकार के कार्यक्रमों, उन सारी पॉलिसीज से परिचित कराया जा सके ताकि उन्हें भारत के विकास और विकास में योगदान देने का मौका मिल पाए, या एक तरीके से उनकी जो चिंताएं हैं किसी भी कंट्री में रहते हुए उन सब को दूर किया जा सके, राइट। तो रीजनल प्रवासी भारतीय दिवस भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके टर्म में भी क्वेश्चन बनता रहा है, इसको भी आपको अच्छे से दिमाग में रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इनके अगर वेन्यूज को हम देखें, इसकी लिस्ट देखें, तो आपको मैं बता दूं कि 24 सितंबर 2007 को यह न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसके बाद 10 to 11 अक्टूबर 2008 को यह सिंगापुर में मनाया जाता है और 19 सितंबर 2009 को यह हेग नीदरलैंड में मनाया जाता है। और दोस्तों 1 से 2 अक्टूबर 2010 को डरबन साउथ अफ्रीका में मनाया जाता है। जहां दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जगह है डरबन, आपको भी एक तरीके से काफी आपने इसका नाम सुना है, लेकिन ये सीधे तौर पे गांधी जी के
एक तरीके से कर्म स्थली के रूप में जुड़ी हुई है। डरबन आपको मालूम होना चाहिए। और अगर इसका पुराना नाम देखें तो इसका पुराना नाम है नेटाल। जी हाँ, नेटाल बंदरगाह और डरबन बंदरगाह दोनों एक ही नाम है। तो गांधी जी जो उतरते हैं साउथ अफ्रीका, जब पहुंचते हैं तो वो नेटाल बंदरगाह में ही पहुंचते हैं और एक तरीके से नेटाल वासी उन्हें अपने प्यार से नहला देते हैं। मतलब कि एक तरीके से गांधी जी का जो संघर्ष रहा है, गांधी जी का जो पूरा का पूरा कर्मस्थली रही है वो डरबन रही है। काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है। अगर आप गांधी जी को साउथ अफ्रीका में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप डरबन से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो थोड़ा सा इसलिए मैं ब्रीफ कर दे रहा हूं ताकि आप डरबन को अच्छे तरीके से समझ पाएं और डरबन में ये जो वेन्यू हुआ है उसकी इंपॉर्टेंस को आप समझ पाएं, राइट दोस्तों। और देखिए यहाँ पे 8 से 10 जो जून की बात हो रही है 2011 की, ये जो वेन्यू हुआ था वो टोरंटो कनाडा में हुआ था, राइट दोस्तों। और अगर हम 10 से 12 अक्टूबर 2012 की बात करें तो इस दौरान ये वेन्यू जो हुआ था वो पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था, राइट। और सिडनी में ये ऑर्गेनाइज किया जाता है 2013 में, और 2014 में ये लंदन यानी कि यूनाइटेड किंगडम में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, और 2015 में इसे लॉस एंजल्स यूनाइटेड स्टेट्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इसको 2018 में सिंगापुर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे समय समय पर जो विदेश मंत्रालय है वो इन वेन्यूज को ऑर्गेनाइज कराता रहा है, राइट। और देखिए यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट जो वेन्यू है वो भी है, आप जान लीजिए। वो इंपॉर्टेंट वेन्यू है 10th रीजनल प्रवासी भारतीय दिवस RPBD कन्वेंशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन सिंगापुर एंड मैरिना बे सैंड्स ऑन 6 and 7 जनवरी 2018। जी हाँ दोस्तों, ये जो वेन्यू है काफी इंपॉर्टेंट रहा है बिकॉज ये एक स्पेशल RPBD रहा है। और ये जो RPBD स्पेशल रहा है वो इसलिए स्पेशल रहा है बिकॉज ये 25 years ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड आसियान कंट्री के बीच का एक तरीके से मेमोरेबल डे रहा है, राइट दोस्तों। तो आसियान और इंडिया के बीच की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है उसके 25 साल पूरे हुए थे। इस उपलक्ष्य में ये जो एक तरीके से मतलब कि रीजनल प्रवासी भारतीय दिवस है वो खास बन गया था, राइट। और अगर हम बात करें कि इस इवेंट की थीम क्या थी, यानी कि 2018 में ये जो RPBD रखी गई थी उसका थीम क्या थी, तो वो भी आपको जान लेना चाहिए। इसकी थीम थी एंशिएंट रूट न्यू जर्नी डायस्पोरा इन डायनामिक इंडियन एशियन पार्टनरशिप। जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट ये है, आपको थीम भी अच्छे से याद कर लेना चाहिए। थीम के टर्म में भी क्वेश्चन बनते रहते हैं, राइट। और कई बार जो क्वेश्चन बनता है वो डायरेक्टली या तो डेट के टर्म ही पूछता है या आपसे थीम के बारे में पूछ लिया जाता है, राइट। तो डेट और थीम आप अच्छे से याद रखें। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो हम बात कर रहे हैं PBD और RPBD वो कब कब मनाया गया है और कहां कहां मनाया गया है, राइट। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एब्रिविएशन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके टर्म में भी क्वेश्चन बन चुका है, आप जान लीजिए। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की। जहां दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में अच्छे जान लीजिए। OCI का मतलब मैंने आपको बता दिया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। और ये जो कॉन्सेप्ट है यानी कि OCI, इसको आप मोटे तौर पे समझें कि OCI एक तरीके का कार्ड है, और OCI कार्ड उन भारतीयों के लिए एक खास तरीके की सुविधा का नाम है जो विदेश में बस गए हैं। मतलब कि जो लोग भारत छोड़कर विदेश में बसे हुए हैं, वहां कोई नौकरी कर रहे हैं या अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं और वहां की नागरिकता ले चुके हैं, तो उन लोगों को एक तरीके से ये कार्ड दिया जाता है या उन लोगों को ये सुविधा प्रदान की जाती है। और मोटे तौर पे आपको यहाँ पे यही समझना है, OCI का जो मतलब है वो है भारत के प्रवासी नागरिक, यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे जो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की बात हो रही है, यहाँ पे डायरेक्टली ये नहीं बोला जा रहा है कि इंडिया का सिटीजन वो बन जा रहा है, जी नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे ये डिफरेंस है, यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है कि डायरेक्टली जो सिटीजनशिप दी जाती है इंडिया की, या आप अगर भारत के नागरिक हैं तो भारत का जो नागरिक है, एक्चुअल जो नागरिक है, वो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया से कैसे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो थोड़ा इसको अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो OCI है वो भारत में जीवन भर रहने और काम करने और सभी प्रकार के वित्तीय लेन देन का एक तरीका है या सुविधा प्रदान करता है, राइट। और मैं आपको बताऊं कि OCI धारक जो है, यानी कि जो OCI होल्डर होता है वह इंडिया आ सकता है कभी भी, जब चाहे वह भारत आ सकता है बिना वीजा के। और यह जो कार्ड है वह जीवन भर के लिए मान्य है, यानी कि एक बार जब ये OCI कार्ड अलॉट कर दिया जाता है किसी NRI को, तो वह इस कार्ड के माध्यम से कभी भी भारत आ सकता है और यहाँ पे आकर अपना जो भी एक तरीके से एक्टिविटी करना चाह रहा है अंडर लीगैलिटीज, वो सारा का सारी एक्टिविटीज वो यहाँ पे कर सकता
सकता है, राइट। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कि ये किस तरीके से यहाँ पे रेजिडेंसी के टर्म में बात करता है, तो मैं आपको बताऊं कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी कि ओसीआई भारतीय मूल के लोगों और उनके जीवन साथी यानी कि हस्बैंड या वाइफ के लिए उपलब्ध स्थायी निवास का एक रूप है और उन्हें अनिश्चित काल तक भारत में रहने और काम करने की अनुमति देता है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यहां पे जानना ये जरूरी है कि ओसीआई का इंट्रोडक्शन कब होता है, क्यों होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ओसीआई का जो इंट्रोडक्शन है या इसकी जो मांग है यानी कि प्रवासी भारतीय द्वारा दोहरी नागरिकता की मांग के जवाब में ही ओसीआई योजना नागरिकता संशोधन बिल पास किया जाता है 2005 में, और उसके माध्यम से ही ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जहां दोस्तों मतलब कि प्रवासी भारतीयों के द्वारा एक तरीके से दोहरी नागरिकता प्राप्त करने की मांग लगातार आती जा रही थी। इस वजह से यहाँ पे द सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2005 पास किया जाता है और उसमें एक तरीके से ओसीआई को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप ओसीआई को अच्छे से दिमाग में रखें और इसको डिटेल में जरूर पढ़ सकते हैं, राइट। दोस्तों देखिए यहाँ पे मोटे तौर पे आपको यही मैं समझा देता हूं कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी कि ओसीआई कार्ड के अंतर्गत जो मिलने वाले जो राइट्स हैं वो मूल रूप से क्या हैं। तो ओसीआई जो राइट्स हैं वो मेनली दो ही हैं। मतलब पहला यहाँ पे यही है कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी ओसीआई भारतीय मूल के लोगों और उनके जीवन साथी यानी कि हस्बैंड या वाइफ के लिए उपलब्ध स्थायी निवास का ही एक तरीके से स्थायी रूप है जो उन्हें अनिश्चित काल के लिए भारत में रहने और काम करने की अनुमति देता है, राइट दोस्तों। तो यहाँ पे भारत में रहने और काम करने की अनुमति देता है, ये एक वर्ड है और आप ये मत समझिए कि वो एक तरीके से भारत का पूर्ण नागरिक फिर से बन जा रहा है या दोहरी नागरिकता ले पा रहा है, राइट दोस्तों। देखिए यहाँ पे आप यही समझाने वाला हूं आपको कि यहाँ पे नागरिकता जो बात की जा रही है, जो दोहरी नागरिकता की बात की जा रही है, उसका एक्चुअल में यहाँ पे मतलब क्या है। तो आप जान लीजिए कि ओसीआई स्टेटस मिलने के बावजूद भी आप एक तरीके से पूर्ण नागरिक नहीं माने जाएंगे। पूर्ण नागरिक का मतलब यह है कि आप यहां पे वोटिंग नहीं कर पाएंगे और एक तरीके से ये जो जितने भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं आप उन पब्लिक ऑफिसर्स में नौकरी नहीं पा सकते हैं या आप उन पब्लिक ऑफिसर्स में कोई भी पद को होल्ड नहीं कर पाएंगे, राइट दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आई होप आपको इसी डिफरेंस से समझ में आ गया होगा कि ओसीआई का मतलब क्या है और वो क्या क्या अधिकार देता है यानी कि क्या क्या लिमिटेशन रखता है, राइट दोस्तों। तो यहाँ पे दोहरी नागरिकता ही दिमाग में आप रखें, आप यहाँ पे डायरेक्टली सिटीजनशिप के टर्म में मत सोचें, राइट दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ओसीआई क्या है, यानी कि जो ओसीआई के राइट्स हैं वो मेनली दो हैं और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट दोस्तों। अब बारी आती है इंडियन डायस्पोरा को जानने की, समझने की। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने नाम लिया था इंडियन डायस्पोरा का, तो अब यहाँ पे ये भी समझना है कि इंडियन डायस्पोरा है क्या, किसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं इंडियन डायस्पोरा। जी दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं कि जो इंडियन डायस्पोरा है मतलब कि भारतीय डायस्पोरा एक तरीके से बोल सकते हैं। तो भारतीय डायस्पोरा का अर्थ उन लोगों का समूह है, उन लोगों का ग्रुप है जो वर्तमान में भारत के बाहर रह रहे हैं, चाहे वो अस्थायी तौर पे बाहर रह रहे हों या वो अस्थायी तौर पे बाहर रह रहे हों, और जो भारत में अपनी उत्पत्ति को एक तरीके से समझना चाहते हैं या समझ सकते हैं या भारत में अपनी विरासत को बढ़ाना चाहते हैं या फिर से बढ़ाना चाहते हैं। मतलब मेरा यहाँ पे यही कहने का है दोस्तों कि भारतीय डायस्पोरा उन लोगों के लिए वर्ड यूज किया जाता है, उन लोगों के ग्रुप के लिए यूज किया जाता है जो एक तरीके से अस्थायी या स्थायी तौर पे किसी देश में जाके बस गए हैं और वो फिर से भारत के प्रति रुख रखते हैं अपनी उत्पत्ति को समझने के लिए, मतलब कि अपनी पीढ़ी को समझने के लिए या अपनी विरासत को बढ़ाने के लिए, राइट दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा वर्डिंग। तो भारतीय डायस्पोरा या इंडियन डायस्पोरा एक तरीके से एक किसी ग्रुप का नाम है, राइट। और दोस्तों भारतीय जो डायस्पोरा है यानी कि जो इंडियन डायस्पोरा है उसका वर्ल्ड लेवल पे भी काफी इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस आप ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों, अगर मैं आपको संयुक्त राष्ट्र का एक डेटा बताऊं। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय प्रवासी जो एक तरीके से अपने आप में काफी एक्टिव माने जाते हैं, काफी जिंदादिल माने जाते हैं, काफी जीवंत माने जाते हैं और काफी गतिशील माने जाते हैं। तो ये जो भारतीय प्रवासी हैं वो दुनिया में जो जितने भी प्रवासी हैं उन प्रवासियों में सबसे बड़ा प्रवासी ग्रुप है, यानी कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो पूरे वर्ल्ड में बड़ा है, राइट। और 2020 तक देश के 18 मिलियन लोग अपनी मातृभूमि से बाहर रह रहे हैं, यानी कि हमारे देश के 18 मिलियन लोग भारत देश से बाहर रह रहे हैं और इन्हीं लोगों को ही हम बोल रहे हैं इंडियन डायस्पोरा, राइट। और मैं दोस्तों बताऊं आपको कि भारत के प्रवासियों की सबसे बड़ी जो संख्या है वो
वह संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में है, जो कि 3.5 मिलियन है। राइट, कहां पे है? 3.5 मिलियन यूएई में है। राइट, सबसे ज्यादा कहां पे है? यूएई में है। तो आप इसको भी अच्छे से याद कर सकते हैं, क्वेश्चन इसके टर्म में भी पूछा जा सकता है। राइट, बात आती है फिर यूएस की, जहां पे 2.7 मिलियन एनआरआईज रह रहे हैं। राइट, कहां पे रह रहे हैं? यूएस में 2.7 मिलियन। और उसके बाद कहां पे रह रहे हैं? सऊदी अरेबिया में, जो कि 2.5 मिलियन है। राइट, और इसके अलावा अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें तो अदर कंट्रीज का भी रोल है, यानी कि अदर कंट्रीज में भी एनआरआईज हैं। राइट, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, कुवैत की, ओमान की, पाकिस्तान की, कतर की और यूनाइटेड किंगडम की, तो रिपोर्ट ये कहती है कि इन कंट्रीज में भी काफी ज्यादा एनआरआईज हैं, यानी कि काफी ज्यादा इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं। राइट, तो काफी इंपॉर्टेंट है इंडियन डायस्पोरा। और इंडियन डायस्पोरा में जो भी एक तरीके से नई अपडेट्स आती रहती हैं, जो नई पर्सनैलिटी कोई फेमस होती है, कोई अपनी फील्ड में नया कोई कारनामा करता है, कोई नई उपलब्धि हासिल करती है, तो आपको वो नाम अच्छे से याद कर लेना चाहिए, उनकी फील्ड अच्छे से याद कर लेनी चाहिए, अचीवमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चन जरूर इनके टर्म में बनते रहते हैं। राइट दोस्तों, तो आई होप आपको इंडियन डायस्पोरा भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। बात ये आती है कि क्या प्रवासी भारतीयों के लिए कोई एक डेडिकेटेड सेंटर है, कोई डेडिकेटेड भवन भी है? तो जी हाँ दोस्तों, प्रवासी भारतीयों के लिए एक डेडिकेटेड सेंटर भी है, जिसको हम बोलते हैं सुषमा स्वराज भवन, और इसको हम पहले बोलते थे प्रवासी भारतीय केंद्र। राइट दोस्तों, तो ये भी एक पार्ट है आपके एग्जाम का, इसको भी आप अच्छे से याद कर लें। सुषमा स्वराज भवन ये रखा गया है, जिसका पहले नाम था प्रवासी भारतीय केंद्र। राइट, तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि प्रवासी भारतीय केंद्र का अब नया नाम क्या है? राइट, या किस भवन का नाम बदलकर उसे सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है? राइट, तो वो है प्रवासी भारतीय केंद्र। राइट, तो दोस्तों ये एक डेडिकेटेड केंद्र है, भवन है, और इसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं कि ये जो भवन है वो एक तरीके से इसकी जरूरत क्यों महसूस पड़ी प्रवासी भारतीयों के लिए, या इस भवन को क्यों बनाया गया था। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये जो भवन है, यानी कि सुषमा स्वराज भवन है, जिसको हम पहले प्रवासी भारतीय केंद्र बोलते थे, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है या इसको एस्टेब्लिश करने की जो बात है, वो जो एल.एम. सिंघवी की कमेटी थी, उस कमेटी में ही इसको रखा गया था। यानी कि उस कमेटी में इस बात को रखा गया था कि एक भवन की भी जरूरत पड़ेगी। जहां दोस्तों श्री एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में भारतीय डायस्पोरा पर जो एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने जनवरी 2002 में सिफारिश की थी कि सरकार को प्रवासी भारतीयों के मूल स्थान और उनके एक तरीके से इस स्थान को या उनके और भारत के संबंधों को नवीनीकृत करने और मजबूत करने के लिए एक भवन की जरूरत पड़ेगी। राइट दोस्तों, समिति ने सिफारिश की कि भारत और इसके प्रवासी भारतीय समुदाय के बीच नेटवर्किंग के केंद्र बिंदु के रूप में उभरने के लिए एक प्रवासी भारतीय भवन की स्थापना की जानी चाहिए। और भारतीय डायस्पोरा के बीच जो एक तरीके का मतभेद है, जो क्लेश है, या उनके विकास में जो बाधाएं आ रही हैं, या उनकी उपलब्धियों को अगर हमें रिकॉग्नाइज करना है, ऑनर करना है, तो इन सारी एक्टिविटीज को एक तरीके से करने के लिए हमें किसी भवन की जरूरत पड़ेगी। और इसी परिप्रेक्ष्य में इस भवन की फाउंडेशन स्टोन 2011 में रखी जाती है। और ये जो फाउंडेशन स्टोन है उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा रखी जाती है। जहां दोस्तों पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह एट 9 पीबीडी इन जनवरी 2011 उन्होंने इस भवन की आधारशिला रखी थी। राइट, और एक तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया जाता है अप्रैल 2013 में, और इसका शुभारंभ किया जाता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। राइट दोस्तों, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फिर से आप इसको पकड़िए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस भवन को इनॉग्रेट किया जाता है, उस भवन का नाम रहता है प्रवासी भारतीय केंद्र, यानी कि बाद में इसका नाम चेंज किया जाता है सुषमा स्वराज भवन। राइट दोस्तों, तो ये जो भवन है वो न्यू दिल्ली में है, और आप एक तरीके से बहुत इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, इस भवन का भी नाम अच्छे से याद कर सकते हैं, बिकॉज कई बार बिल्डिंग्स के टर्म में भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। यानी कि इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स या जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स के टर्म में भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। राइट, तो आप इन चीजों को भी आप दिमाग में अच्छे से याद रखें। राइट दोस्तों, और अब बात करते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पे क्या किसी प्रवासी भारतीय को ऑनर भी किया जाता है, किसी प्रवासी भारतीय को सम्मान भी दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पे प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया जाता है।
और काफी इंपॉर्टेंट एक तरीके से ये ऑनर होता है, बिकॉज एक तरीके से ये जो ऑनर है, ये जो सम्मान है, वो किसी प्रवासी भारतीय को या किसी एनआरआई को उसकी जो उपलब्धियां रही हैं या एक तरीके से उनकी जो अचीवमेंट्स रही हैं और खास तौर पे उनके द्वारा भारत का जो गौरव बढ़ाया जाना रहा है, इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके प्रवासी भारतीय को रिकॉग्नाइज किया जाता है, ऑनर किया जाता है और इसे बोला जाता है प्रवासी भारतीय सम्मान। और दोस्तों सबसे खास बात यह है कि इस सम्मान को यानी कि प्रवासी भारतीय सम्मान को हर साल इसकी संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है सरकार के द्वारा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रवासी भारतीयों को यह सम्मान दिया जा रहा है। और अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो 2016 से ही ये जो सम्मान है उसकी संख्या दोगुनी हो चुकी है अब तक, राइट दोस्तों। तो काफी इंपॉर्टेंट है और जरूर यहाँ पे दिया जाना चाहिए। जो भी प्रवासी भारतीय हैं, जो भी एनआरआईज हैं, जिन्होंने भी अपनी फील्ड में अच्छा काम किया है, उपलब्धियां हासिल की हैं और उनकी वजह से एक तरीके से भारत गौरवान्वित हुआ है, तो जरूर यहाँ पे रिकॉग्निशन होना चाहिए, जरूर यहाँ पे ऑनर मिलना चाहिए, राइट दोस्तों। तो प्रवासी भारतीय सम्मान को भी आप अच्छे से पढ़ लें और यहाँ एक तरीके से आप पिछले 2-3-4 साल का अच्छे से यहाँ पे एक तरीके से डेटा दिमाग में रख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि प्रवासी भारतीय सम्मान किन किन लोगों को दिया गया है, राइट दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि 2021 में इस दिवस में क्या क्या हुआ है, यानी कि 2021 का जो प्रवासी भारतीय दिवस रहा है वो कैसा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि 2021 का जो पीबीडी रहा है वो एक तरीके से एक थीम के साथ शुरू किया गया था जिसका नाम था कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। जी हाँ दोस्तों, 2021 की जो थीम रही है उसका नाम है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। तो आप ये थीम अच्छे से याद कर लें, 2021 की थीम है। और दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस इवेंट को वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम ही है कि 2021 में भी कोरोना आउटब्रेक था एक तरीके से, तो इस दिवस को या इस इवेंट को वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस कन्वेंशन के जो चीफ गेस्ट रखे गए थे उनका नाम था चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि प्रेसिडेंट हैं सूरीनेम, राइट। सूरीनेम एक छोटी सी कंट्री है साउथ अमेरिका में। आपको अगर इसको डिटेल में पढ़ना जरूर पढ़ना चाहिए ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक तरीके से भारत का इस कंट्री के साथ किस तरीके से रिलेशन वो भी आपको पढ़ना चाहिए, राइट दोस्तों। तो यहाँ पे चीफ गेस्ट का नाम भी याद रखना बहुत जरूरी है, अच्छे से याद कर लें। दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस की महत्ता क्या है, यानी कि इसका नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे और खास तौर पे इंडियन डायस्पोरा को कंसीडर करते हुए इस डे का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। यहाँ दोस्तों काफी सिग्निफिकेंस है इसका, बिकॉज मैं आपको बताऊं कि इसके सिग्निफिकेंस को देखते ही एक तरीके से भारत में जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत ही एक मिनिस्ट्री बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स। और ये मिनिस्ट्री पूरी तरीके से डेडिकेटेड है एनआरआईज के लिए काम करने के लिए, यानी कि एनआरआईज के जो भी मुद्दे हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, उनको दूर करने के लिए मिनिस्ट्री काम करती है, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स, राइट दोस्तों। मतलब यह है कि प्रवासी भारतीय दिवस महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल अनिवासी भारतीयों को उनके मूल रूप से जोड़ता है बल्कि उनकी उपलब्धियों को भी पहचानता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है। इसके अलावा प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय में सेवाओं के विभिन्न क्षेत्रों को संभालने के लिए 4 व्यवहारिक सर्विस डिपार्टमेंट्स रखे गए हैं, और वो 4 व्यवहारिक सर्विस जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके नाम है डायस्पोरा सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, इमिग्रेशन सर्विसेज या मैनेजमेंट सर्विसेज। तो यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट्स रखे गए हैं जिनके माध्यम से जो एनआरआईज हैं उनको एक तरीके से सर्विस दी जाती है इस मिनिस्ट्री के द्वारा, राइट दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे इस मिनिस्ट्री का जो एक तरीके से अहम रोल रहता है एनआरआईज के साथ, वो ये रहता है कि वो ओआईज यानी कि ओवरसीज जो इंडियंस हैं उनको एक तरीके से ये एंगेज करता है या उनको एक तरीके से मोटिवेट करता है कि भारत के व्यापार को किस तरीके से बढ़ाया जा सके या भारत के कल्चर को किस तरीके से प्रमोट किया जा सके, या एक तरीके से जो भी इमिग्रेशन हो रहा है भारत के द्वारा उसमें इमिग्रेशन में किनको क्या कठिनाइयां आ रही हैं, या भारत के हेल्थ सेक्टर में किस तरीके से सुधार किया जा सकता है, भारत में साइंस एंड टेक को किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है, उसमें किस तरीके से एनआरआईज की हेल्प ली जा सकती है, या एनआरआई द्वारा अगर कोई स्टार्टअप शुरू किया गया है तो उस स्टार्टअप की कैसे हेल्प ली जा सकती है भारत के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये सारे फैक्टर्स में भी ये मिनिस्ट्री काम करती है, राइट दोस्तों। तो काफी इंपॉर्टेंट डे होता है प्रवासी भारतीय दिवस। आई होप आपको इसके सारे यहाँ पे डायमेंशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, मतलब कि ये कब शुरू किया गया था, क्यों शुरू किया गया था और इसको मनाए जाने का महत्व क्या है, राइट। तो आप इसको डिटेल में जरूर पढ़ सकते हैं।
सकते हैं और इसकी एक इंपॉर्टेंट नोट्स बना सकते हैं और एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जरूर जाइएगा दोस्तों अगर आप ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स की न्यूज दी जाती है, वो भी पॉइंट वाइज, ताकि आप उसको आसानी से पढ़ पाएं, आसानी से उसको याद कर पाएं और उसकी नोट्स भी बना पाएं, ताकि इस नोटेड जानकारी का एग्जाम टाइम में रिवीजन करके जा पाएं और उसकी हेल्प ले पाएं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। राइट दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे एंड थैंक यू।